ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीज़ें नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हुकूमत फंड नहीं दे रही है, ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है। 25 से 30 मिनट देख लें, ऑक्सीजन मुअत्तल रही है। 80 गज के 100 गज के प्लॉट पे 10-10 माले की बिल्डिंग है। वो पीस के दाई हैं, यानी अमन के दाई हैं, और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मामले में तो खैर मीडिएट किया। पहले मुझे लगता है सिर्फ इको है, चीज़ें हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें बहुत मॉडलिटीज़ हैं। साहिबां गिर गया, दुनिया उजड़ गई। लियारी में इमारत गिरने का अलमनाक सानहा। 60 घंटे बाद ऑपरेशन मुकम्मल। मलबे में दबे 27 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। हैवी मशीनरी के इस्तेमाल से आस पास की इमारतें लरस गईं। मजीद सानहात का खौफ भी सरों पर मंडलाता रहा। वाक़े के बाद मुतासिरीन गम से निढाल। पीपी रुकने कौमी असम्बली नबील गबूल ने SBCA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा सिर्फ मामले पर नोटिस लेना काफी नहीं, गैर कानूनी बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाएं। पाक कतल में 20 नौमौलूद बच्चों की अमवात मामले पर बड़ी पेशरफ। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पुलिस ने CO हेल्थ MS समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। क्या मुतासरीन वालिदैन पंजाब हुकूमती इक़दामात से मुतमईन है? प्रोग्राम में जानेंगे। मुल्क भर में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाब का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का खतरा। दरियाए चनाब, काबुल, सिंध, स्वात, उंजा और दीगर इलाकों में पानी की सतह बढ़ेगी। जुनूबी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मुकामी सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। NDMA की अवाम को नशीबी इलाकों से कीमती सामान महफूज जगह मुंतकिल करने की हिदायत। अंडर 18 एशिया हॉकी कप में कौमी टीम की मुसलसल फतूहात। दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 9-0 से हरा दिया। उसामा हैदर की शानदार हैट्रिक, आतिफ अली और अदील ने 2-2 गोल स्कोर किए। जुबैर लतीफ और अब्दुल्ला अवान ने एक बार बॉल नेट में पहुंचाई। कौमी हॉकी टीम कल बांग्लादेश से टकराएगी। और अमेरिकी सरजमीन पर सब्ज आली परचम सरबुलंद। वर्ल्ड पुलिस गेम्स में इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अली नवाज ने चांदी का तमगा जीत लिया। इस्लामाबाद पुलिस के पहले एथलीट अली नवाज आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया सैमसन और मेरे साथ बताएंगे ये मैं हूं सैयद फैसल और ये भी बताएंगे कि ये कहाँ थे। दुनिया बोल है और मैं दुनिया घूम रहा था, लेकिन कहाँ वो मैं अभी that I'll keep it a surprise। मेरे एक बात आई थी that there is a lot that happened from Friday until now। कराची में और पंजाब में भी 2 ऐसे बड़े वाक़यात हुए जिन्होंने हमें हैरान भी किया और ज़ाहिर है हम उसकी वजह से परेशान भी हुए। वैसे दोनों वाक़यात में मेरे जहन में एक ही चीज़ बिल्ड होती है और वो ये होती है कि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है, हम अवेयर नहीं हैं और सहूलियात का भी फुकदान नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि हमारे पास चीज़ें नहीं है, या ऐसा नहीं है कि हुकूमत फंड नहीं दे रही है, ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत के पास कुछ नहीं है। चीज़ें आ रही हैं लेकिन जा कहाँ रही हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। सो जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई बिटवीन फ्राइडे टिल संडे, तो उसमें सबसे जो अहम डेवलपमेंट्स थी एक पंजाब में हुई, कराची में हुई। हम आगाज़ कर रहे हैं पंजाब से। ऑल्दो इट्स सुबह सुबह हम चाहते हैं कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें। मुस्कुराहटें बिखेरने से छोटे मासूम बच्चे हमारे जहन में आते हैं, लेकिन वो मासूम किलकारियाँ जिन्हें बड़ा होना था वो खिलने से पहले ही मुरझा गईं। पंजाब हेल्थ इंतज़ामिया की बड़ी गफलत सामने आई, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन भी लिया था। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 नौमौलूद, आई रिपीट 20 नौमौलूद बच्चों की अमवात हुई और इस मामले में अब सादिया एक नई पेशरफ सामने आई है। बिल्कुल, ये इस पेशरफ में ये कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से गिरफ्तार करवाए गए CO हेल्थ और MS 7 नामालूम डॉक्टर समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। और अब ये एक सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है कि बच्चों की अमवात पर वालिदैन को जल्द इंसाफ भी मिलेगा। जो रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, रीसेंट रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसमें कोई ऑक्सीजन का मामला नहीं था, जो मेरे लिए बड़ा सस्पेशन क्रिएट करता है। उसकी वजह ये है कि कुछ तो इसके अंदर डेप्थ ज़्यादा है, वरना 20 बच्चों की जानें ऐसे नहीं चली जाती एकदम। मतलब लेकिन इस एक रिपोर्ट ये भी थी कि इससे पहले भी सरकार जो ऑक्सीजन फराहम कर रही थी वो ऑक्सीजन यहाँ से पार हो रही थी और वो प्राइवेट इदारों में जा रही थी। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ एक तो हमारे बोल न्यूज़ पाकपतन तारिक भट्टी मौजूद हैं और एक मुतासरा जो बच्ची थी उसके वालिद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तारिक भट्टी आपके पास चलते हैं।
तारिक, डॉक्टरों को ओहदे से हटाया गया है, फारिग किया गया है, एमएस को भी। ज़रा बताइए कि ये वाक़या, इस पे इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या खुल के सामने आया? ये 20 बच्चों की अमवात की जिम्मेदारी किस पे है और हुई क्यों? सबसे पहले जो इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट होती है तो उसमें ये बताया जाता है कि जी ऑक्सीजन की कमी के बायस। फिर जो अस्पताल अमला है वो इस चीज को क्लीन चिट देता है, अपने आप को बचाने के लिए कहता है। जो सीओ जिसको गिरफ्तार करवाया तो वो कहता है कि ये बच्चों की अमवात जो है, ये बच्चे इंतहाई निगहदाश्त थे, ये दीगर प्राइवेट हॉस्पिटल से आए थे और ऐसी कुछ नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। अब जब उनके लवाहिकीन से बात हुई तो लवाहिकीन ने चीख के बताया कि हमारे जो बच्चे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं लगाई गई, ऑक्सीजन लगाने वाला वहां पे बंदा जो है वो मौजूद नहीं होता। तो जराये से पता चला कि वो ड्रग यूजर था। तो ये सारी चीजें जब सामने आई, उनके बार बार जो वो बयान तब्दील करते रहे, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद जब सीएम का विजिट होता है तो सीएम ने अच्छा तारिक, ये आपने बताया कि जो ऑक्सीजन लगाता है शख्स जो उसका एक्सपर्ट होगा वो ड्रग यूज़र था, ये इसके पीछे क्या कहानी है? थोड़ा सा इसको बताइएगा, फैलाइएगा ज़रा इसको। जी उसमें ये है, जारी बात है, मीडिया पे हम उसकी बात कर रहे हैं तो ये उसका कोई सबूत नहीं है इन चीज़ों के, लेकिन वो ड्रग यूज़र है। हेयर से क्या मतलब, बातें क्या हो रही हैं उसके बारे में? बातें यही हो रही हैं कि वो बंदा रात को ऑक्सीजन लगाता है, ये एक ही स्टाफ है, उनके पास एक ही बंदा है जो ऑक्सीजन लगाने वाला। अब वो क्या करता है, ऑक्सीजन लगाता नहीं, उनके पीछे जो बंदे बैठे हैं जिन्होंने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करने होते हैं, वो ये सिलेंडर जो है वो प्राइवेट जगहों पे फरोख्त करती है और वहां पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है, सिलेंडर होते ही नहीं है। और जो सिलेंडर होगा उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो खाली सिलेंडर लगा जाएगा। और वो जब मरीज बोलते हैं, जो रिपोर्ट बनकर तारिक सामने आई, रिपोर्ट जब बन के सामने आई उसमें तो क्लियरली कह दिया गया कि जी ये दाइयों का मसला था और डॉक्टर्स का मसला था, हमारे पास बच्चा पहुंचा ही एक दिन पहले, औरतों का कोई वालिदैन में से मतलब जो माएँ हैं उनका कोई पता नहीं था। रिपोर्ट तो ये कह रही है, तो ज़रा बताइएगा कि बच्चे यहाँ अस्पतालों में आए कब? देखिए ये जब बच्चे अस्पतालों में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि अगर इस अस्पताल में ये चीजें ही नहीं है, अगर यहाँ पे मशीनरी नहीं है, उन बच्चों को बचाया नहीं जा सकता तो फिर हॉस्पिटल का क्या फायदा? तो डीएचक्यू में मशीनरी मौजूद है, तमाम तर चीजें मौजूद है। उनको ये अमले की बहुत बड़ी गफलत थी, नेग्लिजेंसी थी, उनको ऑक्सीजन ना लगाना और दीगर अमले की गफलत की वजह से ये बच्चे हुए। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल से ये बच्चे आए हैं, दीगर दाइयों से ये बच्चे आए, तो डीएचक्यू में ये जब बच्चे आ जाते हैं तो क्या डीएचक्यू हॉस्पिटल में वहां पे इनके लिए सहूलियात नहीं है कि अच्छा, बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सके? तारिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक मुतासिरा बच्ची, उनके वालिद अली हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोग अपनी बच्ची को लेके कितने दिन पहले डीएचक्यू पहुँचे, क्या हुआ आप लोगों के साथ, ज़रा बताइए। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हुआ ये कि जब मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी 1 दिन की थी, मैं बेटी को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। हमारा क्योंकि ये वतीरा है कि हम जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को टेम्परेरी तौर पर चेकअप के लिए लेके जाते हैं ताकि पता चल सके कि बच्ची को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा कि बच्ची को हम 1 आधे घंटे के लिए एडमिट करेंगे और एडमिट इसलिए होगी कि इसको ऑक्सीजन वगैरह इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आधे घंटे बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। ठीक है। अच्छा। तो जब मैं पहुंचा तो एडमिट किया गया, तो साथ ही जो है ना मुझे इश्तिहार दे दिया गया एक मेडिसिन का जो कि बाहर से परचेज करना थी। अच्छा। मैंने कहा भाई मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, आप बता रहे हैं ठीक है, तो बच्ची बिल्कुल ठीक है, मतलब हर तरह के मामलात उसके खेल रही है, वो आंखें खोल रही है, रोती है, सारे मामलात करती है, तो ये क्या वजह है, आप मुझे इतना बड़ा इश्तिहार क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये आर्जी तौर पर जो है ना बच्ची का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लिहाजा आप ले आए। मैं को 10-15 मिनट बैठा रहा, मैंने कहा बच्ची ठीक है, तो फौरी वो स्टाफ वाले आई, उन्होंने कहा भाई आप लेके आए। मैं गया लेके आया, तो जब मैं लेके आया तो थोड़ी देर बाद ही गैस की सप्लाई जो है ना ऑक्सीजन की वो मुअत्तल हो गई। जब मुअत्तल होती है तो मैं देखता हूँ एक मौसूफ जो मुतासरा, वो भी मुतासरा है, वो देखता हूँ कि वो उन्होंने ये शोर बर्पा किया, कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई मुअत्तल हो रही है,
ऑक्सीजन नहीं आ रही, जिसकी बदौलत देखें सभी बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं। तो ये देखते ही देखते 2 बच्चों की डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। तो जब डेथ होती है तो मुझे चूंकि अपनी बच्ची की फिक्र पड़ जाती है, मैं भी एक बाप हूँ, और मैं जब अपनी बेटी को लेकर गया तो देखते ही देखते जब ये देखता हूँ मामला, ठीक तकरीबन 3 घंटे बाद वो कुछ जो भाई हैं वो जाते हैं, जाके वो सप्लाई मुअत्तल जो है उसकी बहाली करवाते हैं। तो करवाने के बाद जब मैं देखता हूँ तकरीबन 3 घंटे बाद फिर यही मामला हो जाता है, एक बच्चे की फिर डेथ हो जाती है। तो फिर मैंने, एक दोस्त है उसको कॉल की, मैंने कहा यार ये मामला बढ़ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, कोई है दाद रस्सी करने वाला, इलाज मुआवजा करने वाला। उसके बाद फिर सप्लाई जो है ना वो बहाल होती है, बहाल होने के बाद शाम को फिर मुअत्तल हो जाती है, यानी शाम तक 3 मरतबा, 3 से 4 मरतबा जब होती है। मैं घर में आ जाता हूँ, मेरी खुशदामन उधर है, तो सुबह होती है तो मुझे तकरीबन 9:10 पर कॉल आती है कि अली हैदर जल्दी अस्पताल पहुंचो, तमाम बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। तो सप्लाई जो है ना वो मुअत्तल हुई पड़ी है। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, तो मैं उस बंदे को तलाश कर रहा हूँ। मैंने स्टाफ से कहा, डॉक्टर से कहा, उन्होंने कहा स्टाफ से कहें, स्टाफ से कहा तो उन्होंने कहा भाई आप उनको तलाश करें, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। तो जब मैं पहुंचा, मैं उस बंदे को तलाश रहा हूँ जिसके पास ये इख्तियारात हैं सिलेंडर वगैरह चेंज करने के। जो हमने DHQ CCTV से फुटेज ली है, वीडियो ली है, उसके मुताबिक 9 बज के तकरीबन 8-9 मिनटों पे ये हो जाती है। सप्लाई वाला जो है ना वो सिलेंडर उतार रहा है, फिर वो लगा नहीं रहा, हालांकि सिलेंडर मौजूद है, लगा नहीं रहा। 9:35 पर मैंने और मेरे दोस्त ने वो उसको तलाश किया है। तलाश करते करते हम ऊपर नीचे वो मतलब के तमाम वार्ड्स का मुहासरा करते हैं, भागते हैं, भाग दौड़ करते हैं। तो जब मैं पहुंचा हूं तो मैंने ये देखा, उस बंदे को मिला, वो बंदा मेरे साथ गया, उसने सिलेंडर, वो फुटेज में नजर आ सकता है कि मैं और मेरा दोस्त और वो शख्स, हम सिलेंडर अंदर से 3 लेके आए हैं। 3 जब लेके आए हैं तो हमने वो चेंज किए हैं। जब तक वो चेंज करने के बाद मैं ऊपर आया हूं तो बच्चे इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। इस दौरानिया में 25 से 30 मिनट देख लें, ऑक्सीजन मुअत्तल रही है। तो फिर तकरीबन 11:20 पर यही मामला हुआ। मैं भागा, मैं CO साहब के कमरे तक गया, MS साहब के कमरे तक गया, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। फिर मेरे एक दोस्त हैं यही मीडिया वाले, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा भाई ये मामला है। उन्होंने इधर MS साहब को बजरिया वॉइस मैसेज किया, उन्होंने कहा पाकपतन के मारूफ शायर व नकीब अली हैदर कादरी हैं, उनकी बेटी एडमिट है, वो बता रहे हैं 7 से 10 लाशें वो देख चुके हैं। तो लिहाजा आप ये जो मैसेज उन्होंने किया वही बता रहा हूँ कि आप उनके जो है ना वो बात सुने, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। हुआ ये कि 12:37 पर मेरी बेटी खाल के हकीकी सजा मिली, और साथ कई उसी शाम मुझे खबर मिली कि 5-6 बच्चे और भी दम तोड़ गए हैं। हम आपके दुख का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम बहुत माजरत खा हैं कि आपको इस पूरी सिचुएशन से गुजरना पड़ा। और सिर्फ आप नहीं अली हैदर साहब, वो तमाम तर वालिदैन। एग्जैक्टली। और आप बता रहे हैं आपके सामने ये सब हो गया ना फैसल, वहाँ पर अगर ये पता नहीं कितने अरसे से यही सिस्टम चल रहा था कि गैस के सिलेंडर्स वहाँ से मूव कर दिए जाते थे, बेच दिए, तो पता नहीं कितनी मासूम कलियाँ जो हैं वो खिलने से पहले ही मुरझा गई। हैदर साहब मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि हर सप्लाई 3-4 घंटे के लिए रोक दी जाती थी, तकरीबन ऐसा ही कुछ हो रहा था, और उसके बाद नई सप्लाई आती थी। जब आप लोगों ने वहाँ से सिलेंडर मूव किए, अंदर सिलेंडर्स मौजूद थे ना, कितनी बड़ी तादाद में वहाँ सिलेंडर्स मौजूद थे? जी सिलेंडर तो काफी ज्यादा मौजूद थे। मैंने देखा है कि सिलेंडरों की कमी नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि मैंने उससे बात की, मुझे जब उसने कहा ना भाई मेरी ड्यूटी नहीं है, मैं रहमदिली के तौर पर आपसे तावन कर रहा हूं, मैंने कहा अगर आपके बच्चे होते तो आप क्या करते? तो उन्होंने कहा भाई ये मेरी ड्यूटी नहीं है। मेरे शोर बर्पा करने पर जब मैंने देखा एक जो है ना शाहजोर डाला खड़ा है, उसमें सिलेंडर पड़े हैं, कमरे में सिलेंडर पड़े हैं। और हुआ कुछ ऐसे है कि ये जो सिलेंडर हैं, ये सिलेंडर आधे भरवाए जाते हैं या इनमें कम मिकदार में जो है वो गैस लाते हैं अवाम को, ये जो है ना दिखाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए
कि ये देखें सिलेंडर आ रहे हैं, ये मिली भगत है, प्राइवेट इदारों को सेल करते हैं, ये लेके जाते हैं, दिखाते हैं, ये देखें इतने सिलेंडर आ गए, इतने सिलेंडर आ गए। लेकिन आप उनमें मुझे ये गैस कम बताएं, होती है, लेकिन उनमें गैस कम होती है, ये सेल करते हैं प्राइवेट इदारों को। अच्छा, अली हैदर साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यही मुद्दा मैं हमारे नुमाइंदे से भी बात कर लेता हूँ। तारिक, ये तो 1-2 दिन का किस्सा नहीं लग रहा मुझे, पता नहीं कितने अरसे से ही हो रहा होगा। आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन की है ये मामला, और उन सारे लोगों में जिनको गिरफ्तार या ओहदे से हटाया गया है, वो आदमी भी शामिल है जो सिलेंडर बार बार रोक रहा था या सारा चीज़ें कर रहा था? जी बिल्कुल, उनमें भी वो लोग भी मौजूद हैं। उसमें अब जो 5 बंदे जो हैं इनके एडमिन के, वो सेक्रेटरी अब जो नादिया साकिब है उनको उन्होंने भी सरेंडर, 5 बंदों को सरेंडर भी किया। इसकी एक इंक्वायरी चल रही थी। ये साल 2024 में 2 करोड़ 75 लाख रुपए का DH2 का गैस का जो ऑक्सीजन का बिल है वो बना, उसकी करप्शन इंक्वायरी चल रही थी। उसमें 5 बंदे जो है वो सरेंडर भी हुए। हमने जब इसकी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तो तब ये बात सामने आई कि ये आज का बात नहीं है, ये तो 7 बच्चे जब एक्सपायर होते हैं तब एक इंक्वायरी बनाई जाती है। इससे पहले के अदादो-शुमार जो है वो बहुत ज्यादा है। इससे पहले बहुत ज्यादा बच्चे जो हैं वो DHQ में ऐसे ही दम तोड़ चुके हैं, जिनके वालिदैन वो बेहिसी के आलम में अपने बच्चों को उठाकर वो घर चले जाते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं था, वो रिपोर्ट नहीं हो सके, उनको किसी भी चीज पे वो उनको मंजरेआम पे नहीं लाया गया। तो ये तो काफी ज्यादा। इन 20 बच्चों के अगले ही 2 दिन बाद ना, जब ये 20 बच्चे, ये वाकया 16 का और 22 को इसकी इंक्वायरी हो रही है, उसके बाद ये 25 को ये 3 बच्चे फिर एक्सपायर होते हैं। ये एक रिपोर्ट है, ये 3 बच्चे फिर होते हैं। ये तो बच्चों की बात है वो 23 हो जाती है। तो इस पे ये जो इंतजामिया है इनकी, अस्पताल की, इनकी बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। देखें कब से ऐसे चल रहा था। ये तो 7 बच्चों की बनाई तो ये पता चला कि अस्पताल में ये हो रहा है। ओके, आपको क्या लगता है कि ये जो इंक्वायरी अभी हुई है, जो एक रिपोर्ट सामने आई है, इसके बाद कोई जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होगी? ये छोटा मामला नहीं है, मतलब बजाते खुद 23 बच्चों की अमवात एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे पहले कितने वाकयात हो गए हैं, इनकी डेथ में कौन जाएगा? तो ये एक कमेटी का काम नहीं है, इसके ऊपर डिग इन करना पड़ेगा, ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। करप्शन का मामला ऑलरेडी चल रहा है वहाँ पर। नहीं, ये अभी तक जुडिशियल इंक्वायरी तो नहीं हुई। ये एक टीचिंग अस्पताल साहिवाल ने एक इंक्वायरी पेश करनी थी 2 जुलाई को। अच्छा। उन्होंने भी अभी तक वो इंक्वायरी पेश नहीं की। उसके बाद जो वो CM का विजिट हो जाता है और ये जो बंदे हैं इनके ऊपर FIR दे दी जाती है। अब न्यू इंक्वायरी के लिए टीमें जो है वो बनाई गई हैं। जो अभी CO आया है, CO खातून आई है, उसके बाद MS आया। तो अब एक नई इंक्वायरी जो है वो बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि वो आज़ादाना इंक्वायरी होगी। चलें, ठीक है तारिक, इस मामले पे आप बने रहिएगा। हम आपसे आने वाले दिनों में भी अपडेट्स लेते रहेंगे। और अली हैदर साहब, एक बार फिर आपके गम का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरीके से आपने आज आके खुल के बात की है, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो मामला है ये शफाफ हो सके, मज़ीद बच्चों की जान इस तरह ना जाए। आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो सादिया सी, कितना ये हमने जब शुरू किया था हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये मामला इतना ग्रेव है, सो ग्रेव। लेकिन एक मामला नहीं है ऐसा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम एक और ऐसे वाक़े की बात करेंगे जिसमें किसकी जिम्मेदारी है, कौन जो है वो उसको हम ठहराएं मुर्द इल्ज़ाम, अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। बात करेंगे हम लियारी साने की। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और जैसे हम ब्रेक से पहले कह रहे थे कि जब वापस आएंगे तो लियारी सानेह की बात करेंगे। और बतौर कौम मुझे ऐसा लगता है कि फैसल वी हैव फेल्ड, वी आर फेलिंग एंड वी आर फेलिंग अगैन एंड अगैन। और बेहिसी ये है कि बार बार सानेहात होते हैं, हादसात होते हैं, 4 दिन गुजरते हैं और फिर हम ठीक होते हैं। मतलब उसी बिल्डिंग के सामने से, उसी जगह के सामने से हम गुजर रहे होते हैं और हमें कुछ महसूस भी नहीं होता। इससे मेरे जहन में ये बात आती है कि हम इतने आदी हो गए हैं इस तरह के वाक़यात को देखने के कि अब हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता शायद। 27 जाने, 27 कीमती जाने जो जा चुकी हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? किस पे हम इल्ज़ाम धरेंगे?
कौन इनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेगा, क्योंकि सिचुएशन ये हो रही है कि ये है गढ़ जनाब पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी के नबील कबूल ने सारे मामले पर SBCA के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नबील कबूल की साथिया कुछ बातें बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली, उनमें से दो मैं बताता हूँ, फिर उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि SBCA के जो DG साहब हैं वो डॉन हैं और वो उनका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। नबील कबूल साहब क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। जैसे ना 2024 फरवरी में मैं उस दिन से शोर मचा रहा था SBCA के खिलाफ। सबसे बड़ा करप्ट इदारा हमारा SBCA है। मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा SBSC को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने अपने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी को कहा सिर्फ नोटिस देने से कुछ नहीं होता है भाई, नोटिस तो सब दे देते हैं। नोटिस के बाद यही SBCA के असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरे पास नाम है उनके, वो जाते हैं, बोला भाई ये नोटिस दिया है, अगर तुम्हें वापस करवाना है नोटिस पैसे दो। ये पैसे लेते हैं, जो पैसा नहीं देता उसका ऊपर का एक फ्लोर को तोड़ते हैं, दूसरे फ्लोर पर जो है पैसा लेके चले जाते हैं। ये एक बहुत क्रिमिनल एक्ट है। तो बेहतर ये है कि ये सिर्फ सस्पेंड नहीं होने चाहिए बल्कि अरेस्ट होने चाहिए। अच्छा, अब ये कराची वाले जो जाते हैं, सिविक सेंटर आप जाएं, 8-9 फ्लोर हैं, हर फ्लोर जो है ना, तीसरा मेरे ख्याल से एनक्रोचमेंट वालों का है, पहला है, दूसरा प्लानिंग वालों का है, नवा जो है वो मैप वालों का है। आपकी फाइल बगैर कुछ किए ऊपर नीचे हो जाए ना, आप नाम बदल दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा फैसल हैरानकुन बात यह भी है कि जब इस तरह का कोई वाकया हो जाता है तो उसके ऊपर किसी पे इल्ज़ाम धर दिया जाता है कि जी वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो जवाब नहीं देता। पहली बार तबाह हुआ है क्या कराची में? नहीं हुआ और ना, कराची में कोई एक वाकया हो रहा है, कराची में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। और सिर्फ बिल्डिंग छोड़ दें, कराची वाले तो कौन सी ऐसी जगह है जहां से नहीं मर रहे, खड्डों से मर रहे हैं भाई, बिल्डिंग में आग लग जाती, शॉपिंग मॉल में यहाँ इमारतें गिर जाती हैं, लरस जाती हैं। अच्छा, अभी साथ ये ऑपरेशन तो कंप्लीट हुआ है। हमारे नुमाइंदे साद गुज्जर वो कल रात यहाँ गए और उन्होंने क्या कुछ देखा, पहले उनकी ज़बानी आपको बताते हैं, फिर इस पर हम मजीद अपने मेहमान से भी बात करेंगे। 2 रोज़ कबल सानिया लियारी जिस मकाम पे हुआ, मैं इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हूँ और जिस जगह पे 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हुई थी, मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। मेरे अकब में कैमरामैन दानिश शकील आपको इस वक्त ये मनाज़िर दिखा रहे होंगे कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को मुकम्मल तो कर लिया गया है, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी थे वो तो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं, वो तो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कुछ बाकियात यहाँ पर रह गई हैं। और मैं इस वक्त भी यहाँ पर देख रहा हूँ एक ख़ातून का पर्स यहाँ पर रखा हुआ है। ये किन खातून का पर्स है हमें नहीं मालूम, लेकिन वो इस दुनिया में यकीनन नहीं रही होंगी। और यहाँ पर डिटेल्स दे रहे थे। इसी पर बात कर लेते हैं सारे मामले पर कि अब इस वक्त कहाँ सिचुएशन खड़ी है। हसन बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन आबाद हैं, बहुत शुक्रिया, सुबह खैर। सर, ये बड़ा ही कोई अंथोनाक सानिया है, इसको देख के दिल तड़प जाता है कि जो लोग अपने प्यारों के लिए 7 दिन के लिए, इतने दिनों के लिए, 3 दिन 4 दिन के लिए इतने घंटों तक वहाँ नीचे खड़े हुए होंगे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। बाद में कह दिया जाता है कि जी बिल्डिंग को तो पहले से कह दिया गया था कि खाली करवा दो, खाली क्यों नहीं हुई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, जिस सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। हाउएवर मैं आपकी बात की तायीद करता हूँ, ये पहला वाक़या नहीं है। और मैं इसमें मज़ीद एक जुमला ऐड करना चाहूँगा, ऐसे मज़ीद वाक़यात होने जा रहे हैं जिसकी तादाद शायद इससे ज़्यादा हो। पिछले 8 साल में 8 बिल्डिंगें गिरी हैं और ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि ये 8 क्यों गिरी हैं और 80 क्यों नहीं गिरी हैं, जो हालात हैं। देखिए, 588 बिल्डिंगें डेंजरस डिक्लेयर्ड हैं। वो बिल्डिंगें हैं जिनका लाइफ स्पैन मुकम्मल हो चुका है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ना कोई कानून लाना पड़ेगा। 74 साल से कोई कानून नहीं था कि इन लोगों को कोई इस प्लॉट का ओनर कोई टेम्परेरी इनको किराया दे 2 साल का और यहाँ रिकन्स्ट्रक्शन करे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनको जगह दे और ऊपर जो एक्स्ट्रा फ्लोर मिलेंगे वो बेच के अपना कैपिटल और कुछ नफ़ा क्रिएट कर ले। वो नहीं कर सकता तो ये काम आप इन मकीनों को अलाउ करते हैं कि वो किसी बिल्डर को ले आए, वो कर दे। वो नहीं करता तो मैं आबाद के प्लेटफॉर्म से ऑफर करता हूँ कि इसी फॉर्मूले पे हम करने को तैयार हैं। इन 600 के 600 बिल्डिंगों को हम या रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे या जैकेटिंग करेंगे। एक बात तो ये हो गई, जैसा आपने कहा 60,000, मैं कहता हूँ 60,000 बिल्डिंगें वो हैं जो इलीगल अनअप्रूव्ड बनी हुई हैं और ये 10-10 माले की बिल्डिंग जो अप्रूव्ड हैं वो अलग हैं, वो अलग हैं। ये इलीगल अनअप्रूव्ड हैं और 80 गज के 100 गज के प्लॉट पे 10-10 माले की बिल्डिंगें हैं। इसमें 40 गज पे 5 माले की भी बिल्डिंग है। और हसन साहब, इसमें एक चीज़ भी ऐड कर लें
कि जब मकान की छत डलती है तो ईदी के नाम पे इलाका पुलिस से लेके कौन कौन वहाँ चक्कर लगा रहा होता है, सबको सब कुछ पता होता है, लेकिन जब यहाँ ये सब कुछ हो रहा होता है तो किसी को उस वक्त पता नहीं चलता क्या? नहीं, देखें, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको आप एसबीसी कहते हैं, लोकल इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हर कोई इसमें शेयर होल्डर है। यहाँ तक के इलाके का बदमाश भी शेयर होल्डर है। जो लोग ये बिल्डिंग बना रहे हैं वो क्रिमिनल हैं, वो माफिया हैं। उन लोगों के खिलाफ और उन अफसरान के खिलाफ जो दूसरी तरफ देखते रहे उन्होंने बिल्डिंगें बनने दी, उनके खिलाफ एंटी टेररिज्म लॉज के तहत मुकदमे होने चाहिए, उनकी बेल नहीं होनी चाहिए ताकि 3 महीने में फैसला हो। देखिए, ये इतना बड़ा मेहनत बन गया है कि ये आप इमेजिन करें, सिस्मिक जोन है। इन केस ऑफ एन अर्थक्वेक, what will happen? We are playing with the lives of so many thousands and hundreds of thousands of people. हसन साहब, अभी तो कराची में बारिशें नहीं सिर्फ होती, लालच में बारिशें हो तो ये बिल्डिंग्स गिर जाती हैं। अब इमेजिन करें इनकी मतलब ऑलरेडी इनकी ख़त्म हो गई है उम्र इन बिल्डिंग्स की, फिर इसके ऊपर अगर जलजला आ जाता है या कोई और ऐसा वाक़या हो जाता है तो कितनी खुदा ना खास्ता। लेकिन मेरे जहन में एक बात आ रही थी, आप खुद इस बिजनेस में हैं ना, आप ये बात करें कि भाई ऑप्शन तो मौजूद है, हल है, हम बना देते हैं, हम ऑल्टरनेटिव दे देते हैं आपको। लेकिन मुझे ये बताइएगा, बीइंग इन दिस सिस्टम, इज इट पॉसिबल, मतलब कोई माइन्यूट भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों को ना पता हो, काम को ना पता हो कि यहाँ पर इतनी बिल्डिंगें हैं, ये गिर सकती हैं, ये कब गिर जाएंगी, इनकी लिमिट क्या है और कितना नुकसान होगा, कितना बंदा मरेगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। हर एक को हर चीज पता है। और मैंने कहा ना, दूसरी तरफ देखने के लिए अपने पैसे और हिस्सा ले रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कना के कोई मुझे बताइए ना, मुझे ऐसा लगता है अभी इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर हुई उसमें मेरे ख्याल में 28 सिविलियन तो नहीं शहीद हुए हों, तो उससे बड़ा मतलब है। और वहां पर आप जाके देखें, ऐसी 50 बिल्डिंगें हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन वो जिम्मेदार है जो बनवा रहा है, वो जिम्मेदार है जो पकड़ नहीं रहा है, या वो जिम्मेदार है जो बना रहा खुद है? देखिए, ये आपको इस पे वॉर फुटिंग पे एक्शन लेना पड़ेगा। महकमे अपना काम करने के लिए फेल हो गए हैं। आपको पूछना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि ये हो क्या रहा है। इस तरह नहीं चलेगा ये। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ डिजास्टर, एज आई सेड अर्लियर। I think we are living in the disaster. अच्छा हसन साहब, अभी ये हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की तो रिपोर्ट है ना कि 60 से ज़ायद जलजले के झटके कोरंगी और मलीर में आ चुके हैं। अब कोरंगी और मलीर का भी आपको सिचुएशन पता है, लियाकताबाद से लेके ओल्ड सिटी एरिया, सदर हो गया, बंस रोड, खारादर, मीठादर, एवरीवेयर इस तरह की इमारतों की भरमार है जिनमें पीछे से प्लस्तर नहीं हुआ होता, जिनके 80 गज के उस पर आप 6-6 फ्लोर्स, 6-6 मनाजिल खड़े कर देते हैं। सो व्हाट इज द, देखिए इसका सोल्यूशन क्या है? 7000 इमारतें, दिस इज ह्यूज। आप उसको आज ठीक करने निकले तो कितना अरसा लगेगा? वाह जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका एक ही हल है कि एक जो आज ये इलीगल इमारतें बनी हैं, फुल फॉर गवर्नमेंट एक्शन करे और इसको बन रही हैं उसको डिमोलिश करे। जो बन रही हैं, जो ऑक्यूपाई नहीं है, जो ऑक्यूपाई हो चुकी, और उन लोगों के खिलाफ ATC में केसेस फाइल करें, और बनाने वाले के खिलाफ भी और जो दूसरी तरफ देख रहे हैं उनके खिलाफ भी। जो बन चुकी है, अब देखें, यू being a poor country cannot demolish all these buildings. So now आपको इसका सर्वे करना है कि जो रेट्रोफिटिंग या जैकेटिंग करके उसकी स्प्लिंथ, उसकी कॉलम मजबूत हो सकते हैं, उसको मजबूत करें। मिनिमम पैसे लेके उसके रेगुलराइज करें, फीस लें और रेगुलराइज करें। और जो नहीं हो सकता उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। देखिए, अगर यूं नहीं करेंगे तो हम बहुत खतरनाक सूरत हाल में। इसके अलावा मैं आपको आपकी तवज्जो एक बात पे और करना चाहता हूँ। देखिए, इससे पहले गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, अपना नाज़िमाबाद नॉर्थ कराची, वो स्कीम्स गवर्नमेंट लाती थी जहां मुतवासित तबके के लोग 5000 10,000 में 100 गज का प्लॉट लेते थे, अपना घर बनाते थे। पिछले 25 साल में लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 25 अरब रुपए तो गरीब लोगों से ले लिए जिन्होंने 10-10 हजार रुपए में प्लॉट लिए। उनको दिया नहीं कब्जा।
वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचाया, वहाँ रोजगार के वो नहीं पहुंचाए मौके। तो ये लोग तो कराची पे तो प्रेशर पड़ेगा। 30 साल की पॉपुलेशन देखिए कहाँ थी और आज कहाँ है। सो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप या पॉपुलेशन बढ़ रही है जिस हिसाब से, आपको इनको रहने के लिए एक मुतवातिर जगह देनी पड़ेगी जायज कीमत पे, मुनासिब कीमत पे। और जो आप 25 साल पहले बेच चुके हैं 5 लाख प्लॉट, वो तो डिलीवर कर दें। मतलब उसमें तो किसी और का फेलियर नहीं, गवर्नमेंट बिगड़ा है ना हसन बख्शी साहब। आप कहाँ से किस सिरे को पकड़े, आप जिस सिरे को पकड़ेंगे वहीं पर आप, मेरे ख्याल में आपको लगता है कि वहीं इतने मसाइल हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और आप जिस तरह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें तफसीली तौर से आगाह किया। और सिर्फ एक एंगल और जिस पे मैं चाहूँगा हम कल फिर बात करें। नबील कबूल साहब और वज़ीर आला सिंध दोनों ने ये बात की कि देखें सब कुछ अपनी जगह, अवाम को भी चाहिए कि वो देख लें, देख दाख के ख़रीदें कि वो चीज़ें कहाँ ख़रीद रहे हैं। ये वो अवाम है जो ख़त गुरबत से नीचे, ये वो अवाम है जिसके एक घर में 7-7 लोग हैं, ये वो अवाम है आप नहीं कर सकते। हसन साहब ने अभी ये बोला, ये वो अवाम है कि भाई 5,000 रुपए दिए थे, प्लॉट बुक कराया था, 25,000 दिए थे, नहीं मिला। तो भाई जिसको प्लॉट मिल नहीं रहा वो आपके पास क्या शिकायत लेकर आएगा कि भाई क्या करेगा। एग्जैक्टली एक दफा बख्शी साहब ये बात कर रहे थे कि माहौली, उन्होंने बारिशों की शादी आपने बात की और बारिशों की बहुत बड़ी है। पॉपुलेशन की हम बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट बारिशें और ये सारी चीज़ें हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की जिसकी हम बात करते हैं, क्लाइमेट पे भी उसका अफेक्ट होता है। मेरे ख्याल में इसी वाले से बात कर लेते हैं। पूरे लेट्स टॉक अबाउट वेदर। लेट्स टॉक अबाउट वेदर। पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम हुआ है सुहाना, मगर PDMA ने एक नया अलर्ट दिया है और बताया ये गया है कि भाई नया बारिश का सिस्टम दाखिल होगा और नए अलर्ट के मुताबिक शदीद मौसमी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। मुझे इस लाइन से ना मुझे सख्त इख्तलाफ है कि मौसम हो गया सुहाना। भाई मौसम सुहाना होता है स्विट्जरलैंड में, मौसम सुहाना होता है अमेरिका में, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना वहाँ मौसम सुहाना होता है। हमारे यहाँ बारिश होती है, तुम्हारे मौसम सुहाना नहीं होता। ऊपर देखे तो मौसम सुहाना होता है, हम दुआ करते हैं कि बस जितना है उतना ही रहे, जितनी कैपेसिटी है हमारे शहर में या पूरे मुल्क में उतनी ही बारिश हो। 6 महीने बारिश के लिए दुआ करते हैं कराची वाले, जैसे ही बारिश पड़ती है फिर वो कहते हैं रुक जाए और नहीं चाहिए। बात कर लेते हैं माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद है, मरियम शबीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, थैंक यू। मरियम, एक नया अलर्ट आया और ये कहा जा रहा है कि जी बारिशें मजीद होंगी और मौसम 10 तारीख तक, यस, एंड मौसम जो है वो बुरा होगा, यानी इट इज़ गोइंग टू बी टूवर्ड्स द एक्सट्रीम। क्या एक्सपेक्ट करूँ मैं? जी एब्सोल्युटली जो आप लोग सुहाने मौसम की बात करते तो मेरा ख्याल है कि अमीरों के लिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास के उससे नीचे आप सारे देखें उनके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि आप देखें कि जैसे ही बारिशें आपकी ज़्यादा होंगी तो हमारे जो नाले बने हुए हैं, बरसाती नाले जिनको हम बोलते हैं, जिससे पानी गुजरना होता है, उसके इर्द गिर्द जो है वो स्लम्स एरिया काफ़ी ज़्यादा है आपके, वैसे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे आके आबाद हुई है, तो उसके ऊपर सारा कचरा जो है वो उसी के अंदर होता है। तो आपके जो शहर हैं उनको रास्ते नहीं मिलते हैं पानी जब बहुत सारा बारिश की वजह से होता है। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग जो हमारी पुअर है उसकी वजह से कंक्रीट बहुत ज़्यादा आपको मिलता है और जो ग्रीन कवर है वो बहुत कम आपको मिलता है, तो आपकी ज़मीन को जगह ही नहीं मिलती कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके ज़्यादा कंक्रीट होने की वजह से। जैसे जैसे शहर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो अर्बन फ्लडिंग का जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। इसके अलावा अगर साथ तेज़ हवाएं भी हुई तो आपके जो बिल बोर्ड्स और ये जो सैलाब जो अर्बन फ्लडिंग होती है, इसके अलावा आपकी जो बिजली के खंभे और तारें जो पानी में आ जाती हैं, फिर आपको करंट लगने से काफ़ी सारे लोगों के ऑफ कोर्स मरने का ख़तरा होता है। तो यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि अगर वार्निंग आई है तो एज यूजुअल सिर्फ वार्निंग तक ही इंस्टीट्यूशंस ने काम करना होता है, इसके आगे तो कोई काम है नहीं। अच्छा मरियम, लेट्स बी एरिया स्पेसिफिक। हम अगर शिमाल पाकिस्तान के शिमाली इलाका जहाँ से आगाज़ करें, आई हैव बीन विटनेस टू फ्यू एरियाज़ जहाँ पे धड़ल्ले से टिम्बर माफिया ने डिफॉरेस्टेशन की है। ये वो सारे इलाके थे जहाँ पे अगर पहाड़ से सैलाब आ रहा है तो ये वो दरख्त थे जो कि एक बराज का या एक बंद का काम किया करते थे, लेकिन स्वात से लेके गिलगित तक इतने ज़्यादा हमने दरख्तों की कटाई की और फिर हम रोते हैं कि जब हमारे पास फॉरेस्ट कवर नहीं है। हम खुद ही काट रहे हैं ना ये फॉरेस्ट कवर।
जी, बिल्कुल ये गवर्नेंस का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देखें कि पाकिस्तान में हमारे पास पॉलिसीज़ बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्स पर हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ना सिर्फ़ आपने जो इश्यूज़ कुछ बताए हैं, नॉर्दर्न इंडिया का आपने ज़िक्र किया, तो ये सिर्फ़ फ़ॉरेस्ट कवर नहीं है जो कम होता है या उसको आग लगा दी जाती है या उसको दरख्त वहाँ पे काटे जाते हैं। मेरा जो पीछे से इलाका है कोहूटा का, कोटली सतिया, इस तरफ आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा दरख्तों को जानबूझ के टिम्बर माफिया आग लगाता है ताकि वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी की लकड़ी निकाल सकें। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग है ही, आपका लॉ इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा, पॉलिसीज़ आपकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि तजावुज़ात जो आपको आताबाद लेक के ऊपर जो आपको होटल्स मिलते हैं, रिज़ॉर्ट्स मिलते हैं, इसके अलावा आप इंडस के ऊपर आपको बहुत सारे मिलते हैं। सवात में जो पिछले दिनों वाक़या हुआ, आप देखें कि वहाँ पे तजावुज़ात बिल्कुल दरिया के ऊपर आपके इस तरह के मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका सॉइल इरोजन होता है। जो सॉइल आपकी बांध के रखती है जगहों को, जब सैलाब आता है तो स्पीड उसको रोकने में हेल्प करती है या एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। दरख्त तो करते ही करते हैं। आपके ये जो तजावुज़ात हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट्स और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स ही अप्रूव करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तो है ही है, लेकिन लोकल कॉन्टेक्स्ट जो हमारा होता है, जो पॉलिसी फेलियर्स, जो इम्प्लीमेंटेशन है, गवर्नेंस के चैलेंज, वो इसको वर्स बनाते हैं। जी अच्छा, एक मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था, दुनिया भर में देखिए ग्लोबल वार्मिंग अराउंड द वर्ल्ड है, ठीक है, पाकिस्तान बेयर कर रहा है जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो भी मुल्क बेयर कर रहा है उसका वो आउटकम निकाल रहा है कि भाई इस मसले से निकलना कैसा है। इन पाकिस्तान वी नॉट बीन एबल टू प्लान एनीथिंग इन अ वे। मिसाल के तौर पर कराची में अगर बारिशें होती है, सड़कों पर पानी जमा होता है, उस पानी को हम यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। हमारे सूरज का सिस्टम अभी तक हमारे जो फ्लड के मसाइल हैं उसमें नहीं हो पा रहा। यही वहाँ अपर एरियाज में भी पानी है, हमारे पास रेजर्वॉयर्स का 10,000 हमारे मसाइल हैं। इन मसलों का कोई हल तो होगा ना। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक तरफ है, लेकिन जो पानी आता है उसको कैसे स्टोर करना है, इसका कोई हल नहीं है क्या? जी बिल्कुल, दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर आपको इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो ये है कि हाल जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से हो सकता है। आप देखें कि जो पानी ज़्यादा आता है तो छोटे छोटे कैचमेंट एरियाज़ बनाए जा सकते हैं, जो कि कम्युनिटीज़ को ट्रेन करके बनाए जा सकते हैं कि वो किस तरह से किसी ड्रम में या पिट होल्स छोटे छोटे बना के उस पानी को स्टोर कर सकती हैं, बारिश के पानी को, और उसको ज़रा सी ट्रीटमेंट के बाद उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप देखें कि बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी ऐसी हैं जो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो जो हमारे इदारे हैं, 18th अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो अगर हमारे इदारे जो प्रोविंशियल लेवल पर हैं और जो क्लाइमेट चेंज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेडरल लेवल और प्रोविंसेस का, वो मिलकर अगर काम करें तो काफ़ी बेहतर हो सकता है। हम देखते हैं कि फेडरल और प्रोविंशियल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक उठाया। आगे आने वाले बहुत शुक्रिया आपका। आगे आने वाले दिनों में ज़रूर इस पर बात करेंगे। एनवायरनमेंट प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो चुका है, तो अब उसमें प्रोविंस कितना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, इस पे तो हम आगे चल के बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कौन किसका काम क्या करे ये एक अलग बात है। जिस वक्त जिसके पास जो ऑप्शन आ जाए वो काम कर जाए। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगली वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो दिल गुर्दा थाम के तरह देखिएगा। एक खातून है फ्रांस में और एक घर में आग लगी है। लुक एट द वे सादिया किस तरीके से ये बच्चों को बचा रही हैं और खुद ये कहाँ खड़ी हुई है। यार जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आग लगी हुई है और ये अपनी फिक्र नहीं कर रही है और ये किस तरह बच्चों को बचा रही है। और बच्चे एग्जैक्टली मतलब ये अनबिलीवेबल है। एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट बहुत ज़्यादा है जहाँ पर वो खातून खड़ी हुई है, लेकिन वाकई आप सही कह रहे हैं कि इतना दिल गुर्दा चाहिए होता है। ये छोटी सी बन्नी है, यहाँ से पैर स्लिप हो, लेकिन बात ये है छोटी सी गोद की बच्ची से लेके और बड़े बच्चे 5 से 6 साल का बच्चा है जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 20 kgs तक होगा। तो बड़ी बात है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है मेरे ख्याल में। इसके लिए आपका ज़मीर जागा हुआ होना मेरे ख्याल में बड़ा होता है। इसके लिए हिम्मत चाहिए होता है। कहा यही जाता है ब्रेक पे जाते जाते कि सारे सुपर हीरोज सुपर कॉस्ट्यूम नहीं पहनते। एग्जैक्टली, नॉट ऑल हीरोज वेयर केप। एब्सोल्युटली। इसी के साथ लेते हैं हम एक ब्रेक, हाजिर होंगे दोबारा हमारे आपके साथ। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। बाय द वे मैं अभी देख कर आया हूँ बाहर, थोड़े थोड़े हल्के हल्के बादल हैं कराची में। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। सादिया, कुछ आलमी मंजरनामे की ज़रा बात कर लेते हैं। तो इंटरनेशनल मंजरनामे पे 2 चीज़ें जो हमने आज पिक की हैं, एक आप बताइए, एक मैं बता देता हूँ। भाई एक हमने पिक की है गज़ा वाला मामला, जिसके ऊपर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि ठीक है हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं एंड दे आर गोइंग टू सेंड देयर डेलीगेशन कतर, जहाँ पर बातचीत होगी। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कह दिया है कि जो हमास ने शराइत रखी है उस पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
जो हमारी पहले से शराइत मौजूद हैं उस पर बात होगी, लेकिन अहम पेशरफ ये है कि ब्रिक्स ये कहता है कि जो गज़ा का इलाका है वो फ़लस्तीन का ही है, इट डजंट बिलोंग टू इज़राइल। तो ये एक अहम पेशरफ है, लेकिन अब देखना ये कि जंगबंदी की तरफ अगर ये मामला जाता है तो कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। दैट इज़ वन पॉइंट अबाउट इट। And you tell me, what is the other thing that you want? Why are you smiling? वो दूसरा जो सानहा जिसको हम बात करना चाह रहे हैं उसका टाइटल है पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया। अच्छा। और वो अभी तक हमले की जो है ना बाहर नहीं आ वो नहीं बाहर आ पा रहे हैं। और एक भारत के फौजी हैं, आई डोंट नो हिज रैंक, मे बी जनरल और समथिंग, उन्होंने एक बार फिर बरमला इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया है कि जी हमारे तैयारे गिरे। और उन्होंने अपडेटेड नहीं थे। अब हम अपडेटेड नहीं थे, प्लस ये कि पाकिस्तान को हमारी हर मूवमेंट का पता था। और उसके बाद सोने पे सुहागा ये कि वो जो है ना, अब प्रेशर आ रहा है इंडिया पे अंदर से कि जो भाई हमारे फौजी जो मरे हैं उनको आप एजाज़ात दें। अब भारत की सरकार है परेशान, पूछे क्यों? क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो एजाज़ात देने पे आए तो फिर उनको दुनिया को बताना पड़ेगा कि 250 से ज़्यादा हलाकतें हुई। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग दी हलाकतें, नो वी आर नॉट। लेकिन जो झूठ बोला गया था तैयारों का और आपका कितना नुकसान हुआ है ना एक्चुअली फैसल, वो आपको मानना पड़ेगा कि भाई जितने भी शोहदा हैं, जो उनके शोहदा हैं जिनको वो शोहदा कह रहे हैं, भाई उनको जब आप अवार्ड्स देंगे तो आपको वो नंबर भी तस्लीम कर, इतना आपको नुकसान हुआ है। तो बस उस पर मुझे यही कहना है कि भारत बहुत अफसोस हुआ जनाब। उस पर है कि आदमपुर एयरबेस जिस पे S-400 जिसको मोदी साहब खड़े होकर तस्वीर खिंचा रहे थे कि देखो सब कुछ सही है, सब कुछ सही नहीं, दोबारा वो तस्वीर खिंचाने की हालत में नहीं है। 5 ऑपरेटर जो मारे गए वो उसमें शामिल थे। तो चलिए इन दोनों जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे उन पर ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी माहिर उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली। तो डॉक्टर जमील, सबसे पहले अब आपसे शुरू करते हैं। और फाइनली एक ऐसी खबर सामने आई है कि जिस पे हम कह सकते हैं कि द वॉर इज़ एंडिंग इन गज़ा। क्या जंगबंदी का मुआहदा सक्सेसफुल, फ्रूटफुल होने जा रहा है? क्योंकि कल जो कतर में हुआ वो तो फ्रूटफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो इसराइल की तरफ से आया था वफ्द वो तो डिसीजन मेकर था ही नहीं। दुरुस्त है बिल्कुल। और लेकिन ये है कि क्योंकि नेतन्याहू वहाँ अमेरिका आज पहुँच रहे हैं, तो उस सूरत में डोनाल्ड ट्रंप का एक हमेशा से ये राह वतीरा रहा है, और वो यही दुनिया को मनवाना चाहते हैं, जनवाना चाहते हैं कि वो पीस के दाई हैं, यानी अमन के दाई हैं। और उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मामले में तो खैर मीडिएट किया। इंडिया बेशक ना माने उस बात को, मैं ना मानूं के विरोध करता रहे, लेकिन बहरहाल 15-16 मरतबा उन्होंने कहा। इसी तरह ईरान का भी ठीक है, कुछ तबाही बर्बादी के बाद वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही मामला ख़त्म हुए। अब गज़ा का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है और पेचीदा है। गज़ा को अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो 1897 से ये हिस्ट्री शुरू होती है जब ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई। इसको मैं इधर ही मुख्तसर करता हूँ, और उसका एक तसलसल चल रहा है ग्रेटर इजराइल का, जो कि जारी रहेगा। अब जो नेतन्याहू वहाँ उनकी मीटिंग व्हाइट हाउस में होने जा रही है, उसमें ज़रूर कोई रिजल्ट निकलेगा, इसी हफ्ते निकलेगा। और वो पास के तरफ महसूस होता है कि एक पास, चाहे उसके जो भी खदोखाल हों, क्योंकि हमास को इन्होंने जो शुरू में तीनों मीडिएटर्स ने कंडीशंस दिए थे, उसने पॉजिटिव उसका रिस्पांस दिया था। और पॉजिटिव रिस्पांस के साथ हमास ने कहा था कि ठीक है, आप जो खुराक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो इसलिए हो रही है कि लोगों को किलिंग जोन में लाया जाए, और एक दिन में 600 आदमी जो दाल और अपने कोई चावल जो बट रही है कोई 3 जगहों पर वहाँ आती हैं, तो उनको AI के ज़रिए आइडेंटिफाई करके मारा जा रहा है। गूगल क्लाउड उसमें इस्तेमाल हो रहा है, AI इस्तेमाल हो रहा है, और सिर्फ US कॉन्ट्रैक्टर उसमें खाना दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो वो भी फायर करते। तो कहने का मकसद ये है भी उस पे ज्यादा बढ़ जाती है जमील साहब। हमास क्या कह रहा है? हमास कह रहा है कि जी एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह काम था और जो करता रहा है यूनाइटेड नेशन अनरवा, उसके हवाले करें। ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन आप किलर्स के हवाले करेंगे। हम खाना मांगने जाते हैं, आप हमें जान से मार देते हो, तो या तो आप जो है खाना हमें देते हो या गोली देते हो, तो उस लिहाज से आप कर लेते हो हमारे साथ। तो फिर ये जो ट्रूस का जो मामला है, हमास ने कुछ नहीं और बात की
जो मीडिएटर्स ने कहा उसके मुताबिक हमास कहता है कि हमें गारंटी दे दो आप, और गारंटी क्या दे दो कि जी आप जब ये ट्रूस करते हो तो कोई ऐसी नेगोशिएशन जारी रखोगे जो कि किसी परमानेंट हल की तरफ जाएगा इसकी जंग बंदी के। नेतन्याहू कहते हैं नहीं 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 नहीं, जब तक ये डिसमेंटल पूरे के पूरे तबाह और बर्बाद नहीं हो जाएगा हमास। अब हमास कौन है? जमील साहब, सैयद हमास मोहम्मद अली नजरिया साहब को है। भी शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू का हिस्सा बनाते हैं। सैयद साहब, लेट्स हैव अ लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर ऑफ दिस। अब ये कहा जा रहा है कि जो बैंक साइड है, यानी गज़ा का कुछ हिस्सा इसराइल को दे दिया जाए और कुछ गज़ा के जो लोग हैं फ़लस्तीनियों को दिया जाए। अब ज़रा ये बताइएगा कि ये क्या प्रैक्टिकल भी, एक तो ये कि क्यों फ़लस्तीन वाले माने, उनकी जगह अपनी है पहली चीज़, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकल है ये कहना कि जी कुछ हिस्सा जो इसराइल के पास चला जाएगा, जो बैंक साइड है वो इसराइल के पास जाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपका बड़ा अहम सवाल है, इसको मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, 1948 से जब से इसराइल का क़याम वजूद में आया है जी। तो आप देखें कि ये जितनी भी दफ़ा कशीदगी हुई है, जंगें हुई हैं पिछले 77 साल के दौरान, तो हर जंग और हर कशीदगी को इसराइल ने इस्तेमाल किया है फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी बेदखली के लिए, और नंबर 3 अपने एक्सपेंशनिज़म या तोसी पसंदाना अज़ाइम के तहत मज़ीद अराज़ी पे कब्ज़ा करने और दीगर दुनिया से यहूदियों को वहाँ पे आबाद करने। देखें, तो ये 4 नुकाती जो उनकी पॉलिसी है ये 77 साल से मुसलसल जारी है, और अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें, आलमी क़वानीन, OIC, अरब लीग, मुज़ाकरात, अनफॉर्चुनेटली ये एक हकीकत बताना ज़रूरी है कि इन 4 नुकाती लॉन्ग टर्म इसराइली पॉलिसी में तब्दीली या इसके सद्देबाब में नाकाम रहे हैं। पहली बात तो ये तारीख़ी हकीकत समझ लें। दूसरी बात ये कि ये एक खुशाइन बात है कि ब्रिक्स के फोरम से एक मुतबादल उसूली आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मौक़िफ़ के मुताबिक एक मौक़िफ़ सामने आया है कि जनाब ये ज़मीन जो है ये फ़लस्तीनियों की है और इसके ऊपर यानी कि गैर कानूनी कब्ज़ा है इसराइल का। क्योंकि देखें, अमेरिका जो है वो हर तरह से सिफारती सतह पे भी, मैं अगर आपको बताऊं कि 80 से ज़्यादा दफ़ा अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो का इख्तियार इस्तेमाल किया है, उसमें निस्फ़ से ज़्यादा दफ़ा उसने इसराइल के ख़िलाफ़ जो भी करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में आई है उसको प्रोटेक्ट करने और उसको वीटो करने के लिए इस्तेमाल किया है। यानी कि आप समझें कि अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर है वो 50% तारीख़ी फ़ैक्ट के मुताबिक इसराइल के दिफा में इस्तेमाल हुई है। तो ये एक हकीकत है कि वो कोई न्यूट्रल आर्बिटर तो नहीं है। और तीसरी बात ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि चाहे अगर फ़लस्तीनी किसी अरेंजमेंट पे मान भी जाएं, तो मुझे आप ये बताइए कि क्या कोई दुनिया में ताकत ऐसी है, कोई इदारा ऐसा है, कोई तंजीम ऐसी है जो इसराइल के बिहेवियर के ऊपर गारंटी दे सके फ़लस्तीन को, फ़लस्तीनियों को कि जी वो मज़ीद जाहिरियत नहीं करेंगे, या वो मज़ीद कत्लेआम नहीं करेंगे, या वो मज़ीद तौसी पसंदाना चीज़ नहीं देंगी। अगर कुछ अरब ममालिक इसमें इन्वॉल्व हो भी जाते हैं, कतर की बात हो रही है, मिस्र की बात हो रही है, और भी 1-2 ममालिक की बात हो रही है, तो क्या उनमें ये सलाहियत और अहलियत और क़ुव्वत पाई जाती है कि वो इसराइल को मज़ीद हमलों और नस्ल कुशी से बाज रखें? तो हकीकत ये है कि ये अच्छी बात है कि सिफारतकारी जो है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन हकीकत तारीख़ का ये है कि है ज़ुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। जब तक कि इसराइल के ऊपर कोई माशी दबाव या इकोनॉमिक सैंक्शंस या आलमी अदालत इंसाफ से उनके लीडरशिप पे वैसे ही उनको सज़ा दी जाए जिस तरह स्लोबोदान मिलोसेविच जो थे सर्बिया में, जो उन्होंने बोस्निया में कत्लेआम किया था, उनको दी गई थी, या अमेरिका उसके ऊपर दबाव डाले। तो जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होती, मैं समझता हूँ कोई भी कमिटमेंट जो फ़लस्तीनियों से की जाएगी, मैं समझता हूँ उसकी वायलेशन की सज़ा जब तक कि इसराइल को कोई देने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखेगा, हकीकत पसंदाना अंदाज में अमन के इम्कानात में ज़्यादा नहीं देख रहा।
ऑल राइट, लेट्स अब ज़रा भारत वाले मामले पर भी बात कर लेते हैं। क्या ख्याल है quickly. जमील साहब? कल परसों आपने देखा होगा कि उनके एक जनरल साहब हैं और वो आए और उन्होंने कहा कि जी हमारे सिस्टम तो अपडेटेड ही नहीं थे। अब मेरे जहन में ये सवाल है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। कुछ दिन पहले हमने शंकर साहब को देखा था, उनकी जानिब से कहा गया कि जी 3 तैयारे जो हैं यानी राफेल उन्होंने मान लिए, जैसे भी माने जो भी माने उन्होंने मान लिया कि भाई उनके तैयारे गिर गए थे। आहिस्ता आहिस्ता अब उनको कहा जा रहा है कि भाई जितने भी उनके फौजी अफसरान मरे हैं उनको अवार्ड दिया जाए। अब बताएं ये कैसे करेंगे वो, मतलब कैसे ये मान लेंगे कि इतने लोग हमारे जो थे वो मर गए, इस जंग में हमें कितना नुकसान हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस पे चंद सेकंड के बाद आता हूँ और आपके नाज़रीन यकीनन तशनीगी रह जाएगी। तो ये वही बात हो गई जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी कि ग्रेटर इजराइल का शाखसाना है। 4 के करीब तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन को वीटो किया सिर्फ सीज फायर के मामले में पिछले जो तकरीबन 8-9 महीनों में। तो ये बात दुरुस्त है कि जो 242 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जो 67 में आपने ज़मीनें कब्जा की हैं छोड़ दें, वो आज तक नहीं हुआ। चले अब मैं आ जाता हूँ जो राहुल सिंह हैं, जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मामूर किए गए हैं, उन्होंने सारी बातें तस्लीम कर ली किसी न किसी अल्फाज में, किसी न किसी अंदाज में, जब वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने इंडस्ट्रीज और के सामने एक बहुत खूबसूरत बड़ी ही जामे किस्म की प्रेजेंटेशन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जी ये जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब ये आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया 370 को और 35 को, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना की हम आहंगी बढ़ गई और PLA और पाकिस्तान जो है उन्होंने जॉइंट एक्सरसाइजेज की। हमने कब उनको मना किया था? वो भी तो जॉइंट एक्सरसाइजेज बहुत सारे मुल्कों के साथ करते रहे हैं इंडियन। फिर कहते हैं कि उनके साथ उनकी कोलाबोरेशन बड़ी अच्छी है, तो उस कोलाबोरेशन में हमने उनको मना किया। उनके 6 के करीब डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट हैं इंडिया के अमेरिका के साथ, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी मौजूद है। वो कहते हैं कि जी चाइना ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया। अव्वल तो चाइना ने जो कैपेसिटी बिल्डिंग या जो जॉइंट एक्सरसाइज की, मशीन के पीछे, जहाज के पीछे तो सारे हमारे लोग थे। हमने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की, हमने अपने AI को बढ़ाया, हमने अपने साइबर क्राइम को देखें। एक ही अगर मैं आपको मिसाल दे दूं जो कि इंडिया और अमेरिका का एक एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं कामकासा। वो एग्रीमेंट है कि जो स्पैटेल के कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो, जिसको कि रियल टाइम वो डाटा शेयर करते हैं। तो भाई आप भी तो कर रहे थे। अगर आपके पास इक्विपमेंट अगर रशिया और अमेरिका का है, हमारे पास अगर 70% से ज्यादा चाइना का है, तो हमने खरीदा है। तो ये मंतिक नहीं है। आपकी बात का एक लाइन में जवाब जी कि वो अवार्ड दे रहे हैं, सुबकी मिटाने के लिए कुछ तो करना है ना। अब तो दुनिया ने कुछ करना है। आखिरी पॉइंट हमें सैयद साहब का भी लेना है, उनसे भी शामिल कर लेते हैं। मुख्तसर सर बताइएगा कि इंडिया इसमें की सारी चीजें कर रहा है, प्रेशर है, सब कुछ है, इन द लॉन्गर रन क्या वो ये अचीव कर पाया है ओवरऑल जो उसने हासिल करना था इस जंग को छेड़ने के बाद? बिकॉज दे स्टार्टेड इट। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस जंग की बहुत तारीखी अहमियत है, क्योंकि इसके ज़रिए से जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन इम्प्रूव हो गया है, जिसको भारत जो है मुकम्मल डिस्टेबलाइज करना चाहता था। नंबर 2, उसको पता चल गया है कि कन्वेंशनल या स्ट्रेटेजिक डोमेन में, हर डोमेन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने डोमिनेट किया है इस कॉन्फ्लिक्ट को, और फ्यूचर में अगर वो किसी भी डोमेन से पाकिस्तान को हार्म करने की कोशिश करेगा, साइबर के ज़रिए से, मिसाइल के ज़रिए से, थैंक यू सो मच। वेल, जब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में एक वीडियो बहुत ज़्यादा फ्लोट कर रही है, वो आ गई, और वो ये है कि आजकल एयर इंडिया पर जो है ना, मुझे लग रहा है कि कोई बुरी नज़र उन्हें लगी हुई है। हुआ ये कि सब जानते हैं कि एयर इंडिया का पिछले दिनों एक वाक़यात हुआ था जिसमें बहुत सारी जानों का ज़िया हुआ था, और जाहिर है एग्जैक्टली, और हमें बड़ा अफसोस। फिर एक हेलीकॉप्टर वाला वाक़या हुआ, एंड सो ऑन, बहुत सारे उनके एयरलाइंस के मसाइल सामने आ रहे हैं। परसों एक वीडियो फ्लोट होना शुरू हुई और उसके बाद इतनी फैली, और वो वीडियो ये थी कि एक खातून के ऊपर जहाज की खिड़की निकल के उनके सर पे गिर गई और उसके बाद उन्होंने एग्जैक्टली रोना शुरू कर दिया। ये देखें ये, और फिर एयर होस्टेस बेचारी भागी भागी आई और उन्होंने इस खिड़की को फिक्स किया। और अगर इसकी आवाज़ सुनवा सके तो पीछे से पंजाबी में ये आवाज़ आ रही है कि वीडियो बनाओ एयर इंडिया। ये बाज़ाब्ता देखिए, वो हाथ जोड़ के रो रही है वो खातून। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, इतना मीडिया परसेप्शन अपना ठीक करने के पीछे भारत लगा हुआ है ना, इतना मीडिया। अब वो उनकी जो खातून सहाफ़ी बरखत, वो आपको याद होगा कि उनको हमारे यहाँ से शहजाद गयास शेख ने कहा था कि इतनी आपकी रेपुटेशन वैसे गिरी जैसे आपके तैयारे गिरे थे।
उनको एयर इंडिया ने एक तरीके से जनाब कहा कि जाइए और फ्लाई कीजिए, तो उन्होंने बड़ी पोस्टें लगाई अपनी, फ्लाइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, और एक बार फिर पुरज़म है और एयर होस्टेस के साथ वो तस्वीरें खिंचा रही हैं, केबिन क्रू के साथ तस्वीरें खिंचा रही हैं। दिस इज़ द रियलिटी। अब ये खिड़की निकल के गिर गई है, सोचें आप। भारत की जंग में और इसमें एक चीज़ जो कॉमन है वो क्या है पता है? नहीं, अपनी गलतियां नहीं सीख रहे हैं। अनलेस और अनटिल आप अपनी गलतियां मानते नहीं हैं, अपनी गलतियां सीखते नहीं है, तो आप अपना परसेप्शन ही करते रहे। लेकिन ये है कि भाई आपके मुल्क के अंदर जो लोग सिटीजन हैं उनका ख्याल करें, उनकी जाने भी इंपॉर्टेंट है। विद दैट वी आर टेकिंग एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। आज वीडियो के आखिर बता के आइंदा नहीं उड़ना हमने। वेलकम बैक अगैन। और आजकल फैसल वन थिंग दैट इज़ वेरी कॉमन, ऑल द अचीवमेंट्स हम जो डिस्कस करते हैं, चाहे हम फुटबॉल की बात कर रहे हो या अदरवाइज और सारे इवेंट्स में, इवन नेटबॉल की बात कर रहे हो, कि हमारे मुल्क में एक बहुत अच्छी चीज़ जो भी रिसेंटली हुई ये कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हर तरह से सामने आ रही हैं, भले से उनके अपना ही एफर्ट क्यों ना हो और यू नो गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो, बट देन एटलीस्ट वी हैव लॉट ऑफ हीरोज ऑफ पाकिस्तान हु डू नॉट वेयर केप, जिसकी हम पहले बात करते, दे आर विमेन एंड दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेबल। सबसे अच्छी बात ये कि 51% पॉपुलेशन ख़वातीन की, जिनको नज़रअंदाज किया हुआ था इस पेट्रियार्कियल सो कॉल्ड सोसाइटी ने, बट अब वो तमाम तर जो बंदिशें हैं उनको तोड़ के सामने आ रही हैं। आज ऐसी एक हौसलामंद बाहिम्मत खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, डॉक्टर आलिया कमाल एहसन, और उन्होंने कराची में पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो है उसकी मारूफ असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। और इन्होंने किया क्या, सिंध की पहली डॉक्टर जिन्होंने मलेशिया से पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी इमेजिंग में अपनी तीसरी फेलोशिप मुकम्मल की। आई नो कि ये बहुत हैवी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, लेकिन प्राइड ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आलिया से ही हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमने इतनी भारी भरकम इस्तेलाहें इस्तेमाल की हैं, प्लीज़ टॉक अस एंड वॉक अस थ्रू योर जर्नी कि काम क्या है। वेरी नाइस। अच्छा, मैं थोड़ा सा शुरू से करती हूँ श्योर ताकि लोगों को आसानी हो जाए। ओके, हमारा ये है कि हम पहले पीडियाट्रिक्स में करते हैं बच्चों में, फिर हम बच्चों के दिल में करते हैं, और उसके बाद जो है सब स्पेशलिटीज़ हैं, मींस उसमें भी बच्चों के दिल, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी बेसिकली बच्चों के दिल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बच्चों का, इसका मतलब ये है कि पैदाइशी कोई भी मसला होगा, चाहे वो नौज़ायदा होगा, 10 साल का होगा, 50 साल का होगा, 50 या प्रीमेच्योर के साथ भी होता है, या 50 साल का होगा, मींस कोई भी पैदाइशी नुक्स है उसमें हम डील करते हैं। सही। तो लोगों को लगता है हम सिर्फ बच्चों में डील करते हैं, बल्कि हम बच्चों में नहीं डील करते, उन दिल के अमराज में डील करते हैं जो पैदाइशी तौर पर हैं, फिर वो आइडेंटिफाई भले से ही 25 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में हो। ठीक है, क्या है पाकिस्तान में? बहुत सारी हैं। पहले मैं इमेजिंग का थोड़ा सा जवाब देती ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके, फिर मैं आपको इस पर बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है सब स्पेशलिटीज़ हैं। इसमें यह है कि इंटरवेंशन है, एंजियोग्राफी है, इमेजिंग है। इमेजिंग में आपका ईको, सीटी, सीएमआर, बहुत सारी चीज़ें, 3D, ये सब कुछ आ जाता है। फिर आपकी जो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है जिसमें करंट के मसले होते हैं, फिर हार्ट फेलियर है जिसमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। इस तरह बहुत सारी हैं, लेकिन इत्तेफाक से पाकिस्तान में अभी नहीं है। वी आर इन द एक्चुअली स्टेज जब हम सब स्पेशलिटी डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। लोग बाहर से करके आ रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई सब स्पेशलिटी नहीं है, और यहाँ आके फिर ये दे गेट टू स्टार्ट द डिपार्टमेंट, स्टार्ट द सब स्पेशलिटी। एंड ये तो इमेजिंग थोड़ी नेग्लेक्टेड फील्ड थी एंड इसमें लोग नहीं थे, सो आई ट्राई, तो मैंने कोशिश की कि मैं बाहर जाके करके आऊँ। मुझे मलेशिया में अपॉर्चुनिटी भी मिली, और उसके बाद मेरे हॉस्पिटल ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे एडी ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पूरा जो है स्कॉलरशिप दी और मैं बाहर से करके आई हूँ। ओके, तो आम ज़बान में मैं ये जान पाया हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अमराज की तस्वीर कशी। बिल्कुल, लेकिन उसके जो है ना मॉडलिटीज़ बहुत है। पहले मुझे लगता था सिर्फ इको है, चीज़ें हैं, ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन इसमें बहुत मॉडलिटीज़ हैं। ठीक है, जिस तरह सीटी है, सीटी में भी वीआर है, वीआर में भी मिमिक्स है, फिर मिमिक्स में भी वीआर क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के थ्रू इमेजिंग करना। एग्जैक्टली, वी डू इट इन न्यूज़ एज वेल, वर्चुअल रियलिटी। सिंस यू डू इट इन न्यूज़, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी जो है आप इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अभी नहीं है। ठीक है, इसी तरह प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग, उसी का आप मॉडल निकाल लें,
ठीक है। इसी तरह CMR है, CMR जो है हमारे हॉस्पिटल ने भी स्टार्ट किया, लेकिन पीड्स में जो है CMR बहुत चैलेंजेस क्या है, मतलब पाकिस्तान में क्यों नहीं है और कितना वक्त लगेगा हमें? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आप कोई नई चीज़ करके आते हैं ना, तो पहली तो बात यह है कि आपका जो हॉस्पिटल है, आपके पूरा सिस्टम है, वो आपको सपोर्ट करे। उसके लिए नई आपको बाकायदा एक सीट बना के दे पीड्स कार्डियक इमेजिंग की। उसके बाद जब आपको ये सपोर्ट मिलेंगी तो डेफिनेटली उसमें फिर, क्योंकि दे आर चैलेंजेस, यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग ना, चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, फिर उस पर आप बिल्टअप करते हैं, फिर आप फिर टीम बनाते हैं, क्योंकि ये बकौल लोगों के सिर्फ एक चीज़ होगी, एक चीज़ नहीं है, दे आर सो मैनी मोडालिटीज़। वहाँ उन्होंने जिस तरह मैंने मलेशिया में देखा था, उन्होंने जो है डिपार्टमेंट का जो भी है इंचार्ज इमेजिंग का, लेकिन उन्होंने सब स्पेशल उसमें भी सब स्पेशलाइज कर दिया है। सो दे आर डूइंग मल्टीपल मोडालिटीज। डॉक्टर साहब, और इससे हमें बीमारी जानने और उसका इलाज करने में कितनी मदद हासिल हो सकती है? बहुत ज़्यादा। अगर आप ख़ास तौर पे जो है, एक तो चले पहले तो स्क्रीनिंग आप करते हैं, ठीक है, उसमें आप इको करके देख लिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको इको में नहीं मिलती, तो फिर आपको 3D में डालना पड़ता है, जिसमें आपने बाकायदा एक कैमरा डालते हैं मुँह के ज़रिए और उसमें चेक करते हैं। अगर एंडोस्कोपी, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसओसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं इसको, TOE। ठीक है। अगर उससे भी नहीं मिला तो फिर आप CT में जाते हैं, CT में नहीं मिलता तो आप VR में जाते हैं, मिमिक्स में जाते हैं, उसमें नहीं मिलता तो आप CMR में भी जाते हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए आपके पास डिफरेंट मोडालिटीज़ हैं, और आप किस तरह ना सिर्फ उसकी मतलब मैनेजमेंट के हवाले से बेसिकली कि आप उसको एंजियोग्राफी के ज़रिए करेंगे, सर्जरी के ज़रिए करेंगे, या उसको सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट पे रखेंगे कि आप कुछ नहीं ऑफ़र कर सकते, इन सब के लिए आपके पास जो है एडवांस इमेजिंग होनी चाहिए। तो मैं इसको यूँ मैं थोड़ा सा आम आदमी के लिए बयान कर देती हूँ कि भाई अगर एक चीज़ से आपका मसला नहीं पकड़ में आ रहा तो कोई अगला सिस्टम जो है, फॉर एग्जांपल CT के तरीके, फिर उसका कोई और अगला तरीका जिससे हम VR एंड, तो जितनी ज़्यादा जिद्दत आपके पास होगी उतना ज़्यादा आप मसले को हल करने के करीब आ जाएंगे, और इतना आप अपने इंटरवेंशनिस्ट, अपने सर्जन, इन सब की हेल्प कर सकते हैं। इवन सर्जरी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसमें हम टी करके देखते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि ये रह गया है, चीज़ें हो गई, तो दिस इज़ सो मच हेल्पफुल। लोग कर रहे हैं, लेकिन एडवांस और कॉम्प्लेक्स अभी तक नहीं। हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या इसकी इस वक्त सूरत हाल है? वी डोंट हैव इट लाइक पूरी सतह में पाकिस्तान में, हम लोग मिनिमम सरकारी सतह पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग एक को कर रहे हैं, 3D कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज यहाँ बहुत कम हो रही हैं। जिस तरह वहाँ हर दिन कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हो रही हैं, वहाँ एक बच्चे को वो लोग 5-5 दफ़ा जो है सर्जरीज़ के ऑप्शंस देते हैं। यहाँ हमारे यहाँ दूसरी दफ़ा देते हुए थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास डेफिनेटली फंड्स के भी इश्यूज़ हैं, चीज़ें हैं, लोग दे रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जिस तरह मैं करके आई हूँ, और लोग भी मतलब डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ एडवांस कॉम्प्लेक्स और ये सारी चीज़ों में अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। अब डॉक्टर साहबा, वो जो सवाल मैंने किया था, जब हम, अच्छा एक तो आपने बता दिया ना कि जो बचपन से अमराज अगर दिल के हो जाते हैं और बड़े होने तक नहीं पता चलते तो उससे भी पता चल सकते हैं। मैं फोकस करना चाहूँगा अगेन ऑन द किड्स, यू नो, बच्चे छोटे से मासूम से, और जब उनका हम सुनते हैं कि दिल का मर्ज़ हो गया, किसी के सुराख है, होंठ जो है उनके पहले जामनी फिर स्याह होने लगते हैं, तो बड़ा दिल जो है ना वो होता है। सुनने वाले भी जो है वो सोच रहे होंगे कि हम सुबह सुबह क्या बात कर रहे हैं, बट सेहत के मामलात है तो हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बच्चों में दिल के अमराज में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और क्या क्या अमराज है? अच्छा, पाकिस्तान में ये है कि हर साल जो है 40 से 50,000 बच्चे जो है दिल के अमराज के साथ पैदा हो रहे हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली है, चूँकि हमारे यहाँ जो है इंटर मैरिजेज़ हैं, डिफरेंट मसले हैं, मदर्स की सेहत, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनकी नंबर्स हमारे पास बहुत हैं, ठीक है। सिंस आई एम वर्किंग एट NICVD, NICVD इज़ कैटरिंग बेसिकली जो है सारे गवर्नमेंट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो वी हैव अ वेरी ह्यूज नंबर। अब इसमें जो है जिस तरह आपने बताया कि अच्छा, आप जो है ना सिर्फ पैदाइश के बाद नहीं, आप फीटल इको के ज़रिए भी जब बच्चा हमल में है तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। वहाँ मैंने जो है डॉक्टर पुत्री के साथ फीटल इको किया था, तो उसमें यही होता था कि वही कॉम्प्लेक्स और चीज़ें आपको वहाँ उसी वक्त काउंसलिंग कर देते थे, उनको पहले से बता देते थे कि इनको किस तरह हम मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो एक तो आपने बताया कि मतलब आपने कहा कि बच्चा नीला भी पड़ सकता है, ठीक है। बहुत सारी वजूहत होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है कार्डियक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जितनी मरूसी बीमारियाँ हैं उसमें कार्डियक दिल की मरूसी बीमारी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि बच्चा जो है दूध छोड़ छोड़ के पी रहा है, उसको पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब वो हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक चीज़ है। दैट इज़ ऑल्सो लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन हो सकता है। तीसरा ये करंट का मसला हो सकता है, या तो दिल बहुत ज़्यादा
तेज़ी से धड़क रहा है, ऐसा लगता है कि जब आप हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है कि दिल बाहर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। या थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो भी इस तरह कहते हैं कि मेरा दिल बहुत तेज़ी से वो कर रहा है। या उसमें जो है हार्ट ब्लॉक होता है, मींस दिल का करंट ही नहीं काम कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जा रहा, ये भी मसले होते हैं। कि कमज़ोरी भी होती है, कोई इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस हुआ, कुछ भी हुआ, उसके बाद जो है सडनली जो है बच्चे का दिल कमज़ोर है। हिस्ट्री ये मिल रही है कि पेरेंट्स जो है वो नमोनिया चले ही जा रहा है, सही नहीं हो रहा, 2-2 हफ्ते हो गए, 3-3 हफ्ते हो गए। जब हमने एक्सरे कराया तो पता चला दिल बहुत ज़रा बड़ा है, फिर लोग हमारी तरफ भेजते हैं तो पता चलता है कि दिल कमज़ोर हो गया है। अब उसका कोई इन्फेक्शन है, कोई जेनेटिक कॉज है, साथ में इन्फेक्शन हुआ है, जो भी है उसकी वजह से। कुछ बच्चों में इस तरह की हिस्ट्री मिलती है कि वो खेलते खेलते सडनली जो है बेहोश हो गए। ठीक है, जब आप मतलब कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, सडनली वो बेहोश हो गए, उनकी फैमिली हिस्ट्री निकाली तो सडन डेथ की भी हिस्ट्री है। तो फिर जब आपने इको करके देखा तो उसमें आपने देखा कि कुछ और कॉजेज़ निकल रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी अलामात हैं, एक नहीं है। तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री एंड ऑल्सो कभी कभी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। 40 साल का बंदा है, एकदम से जो है उसको कोई कॉर्निया आर्टरी डिजीज़ हुई या फिर कंप्लायंस कम हुई, सडनली जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। जब इको किया तो पता चला कि उस पर तो दिल का सुराख था जो पता ही नहीं चला अब तक। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, बट जो आप करके आई हैं उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ अप्लाई करें उसको। Of course, and you get that scope to practice everything that you've been able to pull there off. Thank you so much. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। तो जनाब बहुत ज़रूरी है कि जब लोग ये कर आएँ तो उनको यहाँ पे वो माहौल भी मिले, जैसे कि डॉक्टर साहब मलेशिया से करके आई हैं। सो लेट्स सी कि इसमें क्या हो सकता है। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। Yes, after this break we'll see you around. वेलकम बैक। सादिया, पुलिस भाग जाओ, पुलिस भाग जाओ। नाम जहन में आते ही अक्सर आवाम, आपने देखी अक्सर आवाम वो कहते हैं कि भाई भाग जाओ, लेकिन आज जो है ना देखें पुलिस की फ़ोर्स जो है हमारी बहुत अच्छी है और उनमें कई ऐसे जवान मौजूद हैं जहाँ काली भेड़ी होती हैं वहीं पे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और उस ड्यूटी के अंदर रहते हुए वो जब कोई और कारनामा सर अंजाम दें, ये होता है सोने पे सुहागा। एग्जैक्टली। और कामयाब पाकिस्तान में आज हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल अली नवाज, जिन्होंने अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड पुलिस गेम्स में चांदी का तमगा हासिल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चलिए तो अली नवाज से हम खुद बात कर लेते हैं। अली नवाज, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेडल आपने जीता है, क्या जीता है, कैसा महसूस कर रहे हो? आप मेडल आप सीने में लगा के बैठे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो कि मैंने अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए हासिल किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग जो है वो मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। हाँ, ऑब्वियसली ये बहुत ही प्राइड मोमेंट है आपके लिए और हम सब के लिए एक्चुअली। आपने तो जो तमगा हासिल किया है वो आपने पाकिस्तान के सीने पर सजाया है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये यहाँ तक आने में कितनी मेहनत लगी और अपनी ज़रा फ़ाइट की कहानी अपनी ज़बानी सुनाइए। हम वी वांट टू नो कि आपकी फ़ाइट कैसी थी, क्या हुआ। जी श्योर। यहाँ तक आने में जब मुझे इनविटेशन हुआ था, जब मैं इनवाइटेड था इस गेम्स में, तो मेरे आईजी साहब को पता लगा, सैयद अली नासिर रज़ी साहब को, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया। उनको पता था उनका जवान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जा रहा है, पूरा कंट्री का फ्लैग लेके जाना, जहाँ पे 70+ कंट्रीज आई हुई थी और इंडिया की बहुत बड़ी टीम थी। तो मेरा तो वैसे दिल था कि उनके साथ मेरा कंपटीशन हो, मेरी फाइट हो, बट हो भी रही थी। उनका प्लेयर मेडिकली अनफिट हो गया तो वो सेमीफाइनल से आउट हो गया, तो मैं सीधा फाइनल में क्वालिफाई कर गया। एंड अच्छा, ये अली नवाज ये जो अनफिट हुआ था इंडिया का बॉक्सर, उससे आपकी फाइट थी सेमीफाइनल में या सेमीफाइनल से पहले? जी, सेमीफाइनल में मेरी उसके साथ फाइट हो रही थी। अच्छा, वहाँ पे जो ड्रॉ बना रहे थे वो मुझे ये बताएं कि वो अनफिट हुआ या फिर डर के वो फारिग हो गया उधर से? बहाने भी बनाते हैं ना। अच्छा, पाकिस्तानी बॉक्सर, मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ। तो चले, गुड या बैड फॉर हिम, जो भी हुआ। अच्छा जनाब, तो बड़ी ज़बरदस्त आपकी जर्नी रही, फिर आप फाइनल में पहुँचे, वहाँ क्या हुआ? फाइनल में मेरी फाइट माइक कार्टर के साथ हुई, जो कि ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर था और बकौल उसकी वो कॉमनवेल्थ का पार्टिसिपेंट था।
तो उसके साथ मेरी क्लोज फाइट थी, जो कि मैं समझता हूँ मैं जीता हुआ था, और 1 पॉइंट से मुझे हरवा दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल मेरे साथ गलत किया गया, लेकिन वो जजेस का डिसीजन था, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ईयर जब गेम्स होंगे अगेन, तो मैं अपने आप को मजीद इम्प्रूव करके जाऊंगा और अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा ताकि मैं उससे जीत सकूँ। एब्सोल्युटली अली नवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, और एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से मुबारकबाद आपको भी। एंड आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो एक चीज़ और मैं अली नवाज से पूछना, अली नवाज तैयारी आपने की सारी की, और आप वापस जब आए, आप एक तो आपने बताया जाते हो आईजी साहब ने आपको जी बड़ा बूस्ट किया, जब वापस आए मेडल लेके उस वक्त उनका क्या रिएक्शन था? मैं अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं पहुंचा हूँ, मेरी फ्लाइट 13 तारीख को जी। तो मुझे आईजी साहब ने राब्ता किया है, उन्होंने मुझे शाबाशी दी है, उन्होंने मेरे जो ये मेडल मैंने हासिल किया है, फर्स्ट एवर बॉक्सर हूँ पाकिस्तान पुलिस की तरफ से जिसने ये बड़ा सिल्वर मेडल हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और अभी तक वर्ल्ड लेवल पे हमारे पास बहुत मुश्किल से मेडल्स आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम जिसने ये वर्ल्ड लेवल पे सिल्वर मेडल हासिल किया। अली नवाज, आईजी साहब ने सिर्फ फोन पर मुबारकबाद दी या फिर कोई कुछ वादा शादा भी किया है पुलिस की तरफ से, कोई चेक वेक? उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट किया है मुझे, उन्होंने सारा मेरे जो भी मेरे मसाइल थे वो मुझसे पूछे, उनका हल भी उन्होंने ओके करके दिया, और मुझे मेरे आईजी साहब पर पूरा यकीन है कि आज तक उन्होंने ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको यकीन है, वरना आमतौर पर जिस भी फेडरेशन या इदारे से खिलाड़ी जा रहे होते हैं उन्हें यकीन कम से कम नहीं होता। अली, वी आर वेरी ग्रेटफुल, और हम उम्मीद करते हैं व्हेन यू कम बैक पाकिस्तान में जब आप आते हैं तो जितनी महारत से आप यहाँ सिल्वर लेने में कामयाब होते हैं, उतनी ही आसानी से आपको वो इंसेंटिव से मिल सके जिनके आप हकदार हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवाज हमारे साथ मौजूद थे। चलिए, शो का वक्त होता है ख़त्म, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हुआ चाहता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी कल, तक अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।